सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है ख्वाबों की दुनिया। अरीज को कोई आवाज़ें दे रहा था। वो सोई हुई थी, उसकी आंख खुल गई। क्या मुसीबत है, सोने भी नहीं देते। वो उठी, चप्पल पहनी, पाँव घसीटती हुई बाहर निकल आई। वो बराबर वाली मोहल्लेदार आई थी। अरीज, तुम कपड़ा लाई हो, मुझे दिखाओ। अरीज को गुस्सा आ गया। अभी सुबह आई हूँ, बताया नहीं किसी ने तुम्हें? नहीं, ये नहीं पता मुझे कि सुबह आई हो। अच्छा सॉरी, ठीक है, सो जाओ तुम। अब खाक सो जाऊं? उसने उसे कपड़े दिखाने शुरू कर दिए। वो 4 सूट ले गई। अरीज किचन में गई, अपने लिए कॉफ़ी बनाई और बाहर आके बैठ गई। घर उसका अपना था। वो बरामदे में बैठी थी। सारा लॉन सामने नजर आ रहा था। फूलों दरख्तों की मसहूर कुन खुशबू आ रही थी। वो अपनी माँ के साथ रह रही थी। वो शायद बाहर गई थी। अरीज की शादी हुई थी लेकिन शौहर के साथ नहीं बनी। वो कब की छोड़ छाड़ के माँ के पास आ चुकी थी और कपड़े का काम करती थी। वो कोयटा और दूसरे शहरों से कपड़ा लाके बेचती थी। वो खुद कफील थी, अपना और अपनी माँ का खर्चा संभाल रखा था। उसकी एक बड़ी बहन भी थी, वो भी इधर ही रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। वो भी शौहर को छोड़ के आई थी। अब दोनों का आगे शादी का कोई इरादा नहीं था। माँ बहुत अच्छी थी, दोनों का साथ देती। अरीज की बहन के बेटे अब उनकी कुल कायनात थे। उन्हीं की वजह से घर में रौनक थी। वो खुश थी। सोचते सोचते काफ़ी ख़त्म हो चुकी थी। इतने में उसकी माँ आ गई। तुम आ गई? जी, आपने शाहीन को बोला नहीं, मैं सो रही थी। वो शोर मचा मचा के मुझे उठा गई है। 4 सूट लेकर गई है, शाम को पैसे ले आइएगा। अच्छा, ले आऊँगी। मैं घर नहीं थी, वरना उसे मना कर देती। चलें, कोई बात नहीं, वो कपड़ा संभालना है जो रात को लाई हूँ। चलो देख लेते हैं। दोनों अंदर चल दी। 1 घंटे के बाद फिर रश लग गया। जो कपड़ा वो लाई थी सारा बिक गया। वो बहुत खुश थी। उसने माँ से कहा, कल फिर जाना पड़ेगा, चलो आप मेरे साथ, आपको भी घुमा कर लाऊं। वो तैयार हो गई। कल दोनों को सुबह फजर के टाइम निकलना था। आज वो फैसलाबाद जा रही थी। दुकानदार अरीज को जानते थे। उसने कपड़ा लिया और वहीं से बुक करवा दिया। वो वापस आ गई। दोनों काफ़ी थक चुकी थी। घूम घूम के अरीज के पांव दुख रहे थे। वो आते ही लेट गई। फिर बाहर से झगड़े की आवाज़ें आने लगीं। अरीज इस शोर से तंग थी। बहुत कोशिश की लेकिन आवाज़ें तेज़ थीं। मजबूरन उठकर बाहर आई। सामने वाले घर में झगड़ा हो रहा था। वो दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे थे। वो अब उसे मार रहा था। उसकी चीखें बहुत बुलंद थीं। अरीज ने चप्पल पहनी, वो उधर चल दी। माँ रोकती रह गई। वो कहाँ रुकने वाली थी। वो दन दनाती हुई लोगों की भीड़ में से अंदर दाखिल हो गई। सामने ही डंडा पड़ा था। अरीज ने उठा लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। वो उस आफत से घबरा गया। अरीज बोले जा रही थी, तुमने दूसरों का भी सुकून तबाह कर रखा है। सब लोग ही डर गए थे कि ये क्या हो गया। अरीज उसे मारे जा रही थी। वो माफिया मांगने लगा। अरीज की माँ और बहन भी उसके पीछे आ गईं। अरीज ने उसे कहा, अगर अब दोबारा इसे मारा तो छोड़ूंगी नहीं। इसे तलाक दे दो अगर ये अच्छी नहीं है तो, लेकिन शोर शराबा मत करो। खुद को और इसे जलील नहीं करो। मर्द बनो, बेगैरत नहीं। क्यों तमाशा दिखा रहे हो लोगों को? वो खामोशी से सुन रहा था। अरीज को सारे मोहल्ले वाले जानते थे। वो ऐसी ही थी। फिर उसने उस औरत को कहा, क्यों मार खाती हो? इसे दफा कर दो। 2 वक्त की रोटी खुद कमा के खा लो। क्या ज़रूरत है इससे मार खाने की? वो रोए जा रही थी। अरीज ने डंडा फेंका और घर चल दी। माँ ने आते ही उसे काफ़ी बना कर दी। वो बरामदे में ही बैठ गई। गहरी सोचने लगी। अरीज के ख्वाबों की दुनिया बहुत खूबसूरत थी। उसे हर तरफ पुरस्कून माहौल चाहिए था। फसाद से, झगड़े से, शोर से उसे सख्त नफरत थी। वो सोचती हर इंसान अच्छा हो जाए, दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। वो चाहती थी सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत से रहें, पर ये तो हो ही नहीं सकता था। वो सोचती उसके बस में हो तो सारी दुनिया को अकेली ही सही कर दे, पर ये तो जिंदगी के रंग हैं, ये ऐसे ही रहते हैं। शाम को वो सामने वाली खुद उनके घर आ गई, जिसका शौहर उसे मार रहा था। उसने अरीज से कहा, मुझे भी कोई काम करना है ताकि मैं खुद को संभाल सकूं। अरीज ने कहा, अच्छा कुछ करती हूँ, तब तक तुम मेरा कपड़ा सेल कराओ, मैं तुम्हें कमीशन दूंगी।
وہ خوش ہو گئی۔ عریج کو پشاور جانا تھا کپڑا لینے کے لیے۔ اس نے ماں سے کہا چلو آپ بھی میرے ساتھ۔ وہ خوش ہو گئی، سیدھی ہوٹل پہنچی۔ وہاں وہ اکثر رکا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کر کے پھر وہ مارکیٹ چل دی، کپڑا خریدا اور انہی لوگوں سے بھجوانے کا بھی بول دیا۔ شام تک وہ فری ہو چکی تھیں۔ گھر سے کال آئی، اب اس کے بہنوئی نے بچوں کے لیے آ کے فساد کھڑا کر رکھا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی پریشان ہو گئیں۔ گھر پہنچنے میں بھی وقت لگنا تھا۔ عریج نے اپنے ماموں کو کال کی کہ گھر چلے جائیں، یہ مسئلہ ہے۔ وہ چلے گئے اور وہ انہیں بولا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، لیکن وہ پریشان تھیں اور سوچ رہی تھیں انسان بھی کیا چیز ہے، کوئی بہت اچھا اور کوئی بے انتہا برا۔ گھر پہنچ کے دیکھا تو بہن کے منہ پر نشان تھے۔ اسے کال کر کے بہنوئی کو بلا لیا اور سامنے بٹھا لیا۔ تم کتنا خرچہ دیتے ہو اس کو؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ عریج نے زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ تم میری غیر موجودگی میں کیا لینے آئے تھے؟ یہ میرا گھر ہے، ان کا خرچہ میں نے اٹھا رکھا ہے، تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ پھر 2 3 4 دھڑا دھڑ تھپڑوں کی بارش کر دی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اگر تمہیں بچوں سے ملنا ہے تو مجھے کال کرو، اگر اتنے ہی مرد ہو ان کے لیے ان کا خرچہ اٹھاؤ۔ وہ چپ تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا کہتا؟ عریج نے کہا تم مرد ہو، میری بہن سے اب تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، تم نے کیوں ہاتھ اٹھایا اس پر؟ اب اگر میں پولیس بلا لوں تو کیا کرو گے؟ وہ معافی مانگنے لگا۔ بچے بھی باہر آ چکے تھے۔ عریج نے کہا مل لو اپنے باپ سے۔ انہوں نے کہہ دیا نہیں ملنا۔ وہ آگے آ کے عریج کو لپٹ گئے۔ عریج نے کہا دیکھ لو، ان کے لیے سب کچھ میں ہوں، تم نہیں۔ پھر وہ چلا گیا اور دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ عریج نے اپنی شاپ کھولنے کا سوچ لیا تھا۔ وہ اب جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر اس نے مارکیٹ میں ایک بہت اچھی سی جگہ پسند کر لی۔ عریج کو بہت لوگ جانتے تھے۔ عریج کے سارے خواب پورے تھے، صرف ایک کے سوا۔ وہ جانتی تھی وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ لوگ اپنی فطرت کبھی نہیں بدلیں گے اور دنیا کبھی پرسکون نہیں ہوگی۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔